हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर विवेक सिंह और आज की जो हमारी ये मैराथन होने वाली है इट इज़ ऑन इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। देखो, वेब टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बिना इंटरनेट के काम कर पाना या इस दुनिया के बारे में सोच पाना असंभव है ना। तो क्योंकि आपका सिलेबस है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। थोड़ा मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा फर्क है। तो ये उम्मीद करना कि मैं इस 2 घंटे में पूरी बुक को पढ़ लूंगा, संभव नहीं है। क्योंकि बेटा, पूरी बुक आपको पूरे साल पूरे 6 महीने में पढ़नी होती थी, तो 2 घंटे में आप पूरी किताब कैसे पढ़ेंगे। तो इस क्लास में आपके मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा, बीच में जहाँ पे HTML CSS और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, तो मैं आपको आज यहाँ प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं पाऊंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या चीज़ क्या है, किस चीज़ को लिखने से, किस कोड को लिखने से क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट थी हमारी वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आते हैं इंटरनेट। ये इंटरनेट है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? इंटरनेट क्या है बेटा? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। जहां भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जुड़ गए वो नेटवर्क, और जहां बहुत सारे नेटवर्क जुड़ गए वो इंटरनेट। तो इंटरनेट कब आया, किसने इसकी स्थापना करी? 1900 ईसवी सदी में WWW का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट के पिता जेसी लिकलिंडर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहला जो वेब ब्राउजर बना था इट वाज इन 1992, सन 1992। अब आप जब भी कोई गूगल क्रोम या कुछ भी चलाओगे तो सबसे ऊपर आपको एक एड्रेस लिखना पड़ता है, www.google.com या jec.com या कोई भी जो भी आप वेबसाइट डालते हो, दैट इज कॉल्ड URL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल के कितने भाग होते हैं? यूआरएल के होते हैं बेटा 3 भाग। कौन कौन से? प्रोटोकॉल डेजिग्नेशन, होस्ट नेम एंड एड्रेसेस, फाइल एंड रिसोर्स लोकेशन। कैसे? ऐसे, ये देखो www.google.com, ये आप खोलते हो, सबसे पहले आता है HTTP। ये अपने आप ही आता है लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट। ये जो HTTP है दिस इज योर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है www, इट इज कॉल्ड सब डोमेन। उसके बाद आ रहा है गूगल, ये आपके डोमेन का नाम है। उसके बाद लिखा हुआ है .com, तो ये .com है, इट इज योर TLD ना। तो ये दो होते हैं। तो और आगे नहीं, आप TLD पढ़ लो, सिंपल। URL को इतने हिस्सों में बांट दिया गया, इस पूरे को मिलाकर URL कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो ये HTTP लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद www सब डोमेन, गूगल डॉट जो गूगल लिखा हुआ है इट इज योर डोमेन नेम, एंड .com इज योर TLD। जैसे ही है प्रोटोकॉल के बाद ये पूरा का पूरा होस्ट का नाम, और ये है इसमें फाइल का नाम। URL काम कैसे करता है? कैसे काम करेगा भाई? सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउजर पे जाके सबसे ऊपर अपना वो लिखोगे आप, जैसे आपने एंटर करा अपना URL, फिर वो DNS सर्वर के पास जाता है, ट्रांसलेट डोमेन टू IP। क्योंकि हर वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो भाई, वो कहाँ रखी हुई है, कहाँ से उठ के आ रही है? सर्वर से। सर्वर पे वो उसका कोई एक एड्रेस रहा होगा, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। जैसे ही आप अपने उसमें URL लिखते हो, अपना URL लिखोगे ब्राउजर में जाके, वो क्या होगा? DNS सर्वर के पास जाएगा। DNS सर्वर क्या करेगा? जो आपने उसको नाम दिया था उस नाम को IP एड्रेस में चेंज करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश तो आती नहीं, नंबर समझ में आते हैं, IP एड्रेस समझ में आता है। तो वो क्या करेगा? उसको DNS सर्वर ट्रांसलेट करेगा IP एड्रेस। उसके बाद सर्वर के पास जाओगे, स्टोर, या तो आपको अगर कोई डेटा उसमें डालना है तो वो स्टोर कर सकता है, या वहां से आपको लेना है तो वो रिट्रीव कर सकता है। काम होगा सारा किससे? IP एड्रेस से।
आईपी एड्रेस में जो आपने यूआरएल लिखा था वो कन्वर्ट कौन कर रहा है, डीएनएस सर्वर। उसके बाद सर्वर के पास जा रहा है, फिर सर्वर क्या कर रहा है, आपको वेबसाइट से डेटा लेना है या वेबसाइट पे डेटा देना है, वो काम सर्वर का। ठीक है, ऐसे काम करता है आपका यूआरएल। अब इसकी थ्योरी बना के अब अपने आप लिख लोगे ना। मैंने क्या कहा था, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि यूआरएल काम कैसे करता है, मैंने तरीका बता दिया। अब आप इसको अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहें आप इसको ऐसे लिख सकते। बाकी आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब जैसे ही आपने यूआरएल डाला, यूआरएल डालते क्या होगा, एक वेब पेज ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी। ये तो होता है, मान लो आपने लिखा www.flipkart.com, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुल के आई ना, अमेजोन की वेबसाइट खुल के आई ना। तो अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेज मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। अब जो ये वेब पेज हैं, अच्छा पेज किसको कहते हैं, जो सबसे पहला खुल के आ रहा है आपके सामने वो होम पेज। उसके बाद उसमें ऊपर टैब बने हुए होते हैं, अब जिस टैब पे भी क्लिक करते हो उस टैब की विंडो खुल के आपके सामने आती है। ये सब अलग अलग पेज हैं। अगर आप किसी स्कूल की वेबसाइट पे गए, वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन, आप जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आप जो भी पेज खोलना चाहते हो, जो अलग अलग पेजेस बने हुए हैं और बहुत सारे पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाना। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये वेब पेज हैं ये भी दो तरीके के हैं। अच्छा, पहला वेब पेज कब बनाया गया था, पहला वेब पेज बनाया गया 6 अगस्त सन 1991 को। किसने, टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। ये न्यूक्लियर रिसर्च के लिए सीरेन यूरोपीय संगठन था, ये एक में नेक्सस कंप्यूटर पर चलता था। अब वेबसाइट कितनी तरीके की, वेबसाइट होती है बेटा 3 तरीके की, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक, और तीसरी होती है रेस्पॉन्स। देखो रेस्पॉन्सिव क्या है, जहां से आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलता हो तुरंत के तुरंत, वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक का मतलब जो स्टैट है, स्टैट का मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप खोल के देखो, यूनिवर्सिटी का जो होम पेज खुल के आएगा वो सबके लिए सेम है, सबको एक जैसा ही दिखता है ना। तो वो क्या है, वो स्टैटिक पेज है या स्टैटिक वेबसाइट है। अब आप बात करो फेसबुक की, भाई फेसबुक तो एक वेबसाइट है, लेकिन अगर यूजर अपनी लॉगिन आईडी से पासवर्ड, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन कर रहा है, हर इंसान के लिए वेब पेज अलग खुलेगा। फेसबुक का पेज अलग खुलता है ना सबका, दैट इज योर डायनामिक, चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन, हर इंसान के हिसाब से चेंज, दैट इज कॉल्ड डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, समझ में आ गया। स्टैटिक का मतलब जिन पेजेस में, जिन वेबसाइट में कोई बदलाव नहीं हो सकता। डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज और साइट की। स्टैटिक वेब पेज, इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा पेज है जहां सारे कभी भी नहीं बदलते हैं, पेज फिक्स रहता है। डायनेमिक, डायनेमिक वेब पेज कंटेंट हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पे हर यूजर, मतलब आपके लिए जो पेज खुलेगा वो मेरे लिए कुछ और होगा, जैसे फेसबुक। क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, देखो नाम से समझ में आ गया, क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट कौन है, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। सर्वर क्या है, एक मेन कंप्यूटर, उस मेन कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो कोई भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अगर किसी को कोई फाइल चाहिए तो वो क्या करेगा, वो सर्वर को रिक्वेस्ट देगा कि सर मुझे एक फाइल चाहिए। अगर एक बच्चे को क्लास में दूसरे बच्चे से कोई कॉपी चाहिए, तो वो बच्चा डायरेक्ट उससे कॉपी नहीं मांगेगा, किससे कहेगा, टीचर से कहेगा, सर आई नीड अ इंग्लिश नोटबुक, मुझे इंग्लिश की कॉपी दिलवा दीजिए। फिर टीचर उस बच्चे से लेगा और उसको दे देगा। ये काम है किसका, सर्वर का। सर्वर क्या मैनेज करता है, सारे डेटा को, डेटा कहाँ रखा है मैनेज करने का काम सर्वर का। क्लाइंट्स का काम है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना और वहां से डेटा को रिट्रीव करना। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये इंटरनेट है, किस पे काम कर रहा है, सर्वर, मेन कंप्यूटर, इसके बाद ये सारे हैं क्लाइंट, पहला कंप्यूटर, फिर फ़ोन भी हो सकते हैं, आपका टैबलेट्स भी हो सकती हैं। ये सब इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट होंगे और इसी पे काम करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर
आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के फायदे क्या हैं भाई? सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, मैनेजेबिलिटी, सेंट्रल सिक्योरिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूल करने की सेवा भी देता है, डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर, नेटवर्क ट्रैफिक को भी कम करते हैं, उपलब्ध हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साझा करने के लिए सर्वर की क्षमता के कारण कम लागत आती है। इसके फायदे हैं। कुछ अगर फायदे हैं तो भाई नुकसान भी होने वाले हैं। नुकसान क्या है? एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर की जरूरत होगी, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, महंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और उचित संख्या में क्लाइंट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल की तुलना में कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारी मेमोरी और डिस्क स्पेस के साथ क्लाइंट कंप्यूटर और हाई स्पीड सर्वर कंप्यूटर की जरूरत हो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है? क्लाइंट मशीन की भी दिखाई दे ना, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है वो डिवाइसेस। सर्वर, एक मेन डेडिकेटेड सर्वर चाहिए जिससे सब कनेक्ट हो सकें। और नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस मतलब जिनके थ्रू आप उनको कनेक्ट करो, कुछ तो होगा, राउटर होगा, स्विच होगा, या कोई भी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जिसके माध्यम से आप नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए। ये क्या है? ये सब कंपोनेंट हैं इसके क्लाइंट सर्वर का कोई एक आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक, समझ में आया? सर्वर कोई भी क्लाइंट है, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर उस पर प्रोसेसिंग करेगा या डेटा को फैच करेगा और उसको वापस, ये है क्लाइंट सर्वर। देखो ये इससे नहीं मांग सकता, ये इससे मांगेगा, ये भले ही अब इससे लेकर इसको दे सकता है। ठीक है, देखो सर्वर इसको पूछेगा, यहां से वैल्यू मिलेगी। डेवलपर ऑप्शंस ऑफ ब्राउजर, अब ये डेवलपर ऑप्शंस, भाई किसी ने वेब पेज को डिजाइन करा होगा, आपको भी वेब पेज डिजाइन करना है, भाई आपको वो पेज बड़ा पसंद आया, भाई ये पेज तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। अब आप क्या चाहते हो? उस पेज का कोड देखना चाहते हो, दैट व्हाट इज द कोड ऑफ दैट वेब पेज, कि उस पेज का कोड क्या है। अब उस कोड को देखने के लिए और किस मोड में जाना पड़ेगा? वेब डेवलपर मोड में जाना पड़ेगा। कौन कौन से डेवलपर ऑप्शंस कौन से हैं? व्यू पेज का सोर्स, सॉरी व्यू पेज सोर्स, पेज सोर्स देखने के लिए डेवलपर टूल्स चाहिए, उन पे काम करने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट, जिससे आप इंस्पेक्ट कर सको। समझ लेते हैं। सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आगे देखेंगे, हम लोग कोडिंग पे ही बात करेंगे। HTML आएगा ना, HTML में सोर्स कोड लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या किसी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखना लीगल है? हाँ या ना? ऐसा लीगल है, लीगल इन द सेंस आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उस कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट को कॉपीराइट करवा रखा हो, आप उनकी वेबसाइट की कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, कोड देख सकते हो, ये समझ सकते हो कि उन्होंने इस काम को कैसे करा, इसके लिए देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लीगल है जब तक कि आप उसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट में नहीं कर रहे हो। क्या व्यू सोर्स कोड के द्वारा किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के संपूर्ण कोडिंग को देखा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल देखा जा सकता है। किसी वेबसाइट या ब्लॉग के HTML सोर्स कोड को देखने के क्या फायदे हैं? एक क्वेश्चन उठता है ना कि सर अगर ये लीगल नहीं है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, क्यों देखें? का क्या फायदा? तो किसी भी वेब पेज के या वेबसाइट के सोर्स कोड को देखकर मुझे क्या मिलेगा? ये फायदे क्या हैं? ये फायदे भाई सब देखो क्या फायदे हैं। अगर आप एक प्रोग्रामिंग बिगनर हो तो सोर्स कोड आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार है। आप सोर्स कोड के जरिए वेब डिजाइनिंग आसानी से सीख सकते हैं। आप सोर्स कोड को देखकर HTML टैग का सही उपयोग करना सीख जाओगे और HTML टैग के उपयोग की प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हो। वेब डेवलपर्स के लिए न्यू स्किल सीखने के लिए अन्य साइट्स के सोर्स कोड सबसे बेस्ट सोर्स हैं। वेबसाइट या ब्लॉग की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखना जरूरी होता है। सोर्स कोड को देखने का तरीका, दो तरीके से सोर्स कोड देखे जा सकते हैं। पहला, राइट क्लिक कर कर, दूसरा वेब पेज के URL में व्यू सोर्स लिखकर। देखो राइट क्लिक के द्वारा कैसे करोगे? ऐसे करोगे, मान लो ये आपके सामने क्या है, एक वेबसाइट खुली हुई है,
इस पे सिंपल ऊपर जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, कहाँ पर, ये जो 3 ऑप्शन आते हैं जाकर आप यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप देखो यहाँ पे, या इस पेज पर भी आप राइट क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ सबसे नीचे का ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्स, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। आप सिंपल एक वेबसाइट खोलो और वहां पे Ctrl+U दबा दो, तो क्या खुल के आएगा आपके सामने, आपके सामने उसका पूरा का पूरा सोर्स कोड आ जाएगा लिखा हुआ। आप इसको पूरे को कॉपी करके एज इट इज अपनी HTML में पेस्ट करके चलाना, आपकी वेबसाइट ऐसी की ऐसी खुलेगी, बशर्ते कि आपको HTML CSS आता हो। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ना। दूसरा तरीका था क्या, लिखकर व्यू सोर्स लिखकर। ये व्यू सोर्स कहाँ पे लिखा जाएगा, ये व्यू सोर्स सिंपल यहाँ लिखा जाएगा। आप ऊपर आपकी वेबसाइट थी, डायरेक्टरेट पेज पॉलिटेक्निक लिस्ट, सिर्फ कुछ नहीं करना, इसके स्टार्टिंग में व्यू सोर्स लिख देना। जैसे आप यहाँ पे व्यू सोर्स लिख के एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने इसका सोर्स कोड आ जाएगा। अब बात करते हैं डेवलपर्स टूल की। फिर डेवलपर टूल्स क्या होते हैं भाई? डेवलपर टूल्स का मतलब होता है जो लोग वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं ना, भाई कहीं तो डिजाइन करेंगे, कहीं तो लिखेंगे। वैसे जो पहले चलता था वो सिंपल नोट पैड में या वर्ड पैड में आप सिंपल कोड लिख सकते थे, बाद में और टूल्स बढ़ते चले गए, है ना। कौन कौन से टूल्स हैं जो डेवलपर को चाहिए वेब पेज या वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए? सबसे पहला क्या है, डेवलपर टूल का कंसोल ऑफ वेब ब्राउजर। जब आप विभिन्न वेब ब्राउजर्स के डेवलपर टूल्स या फायरबग को इंस्पेक्ट करोगे, तो आप देखोगे कि उन सभी टूल्स में कंसोल नाम का एक टैब होता है। ये वो स्थान जहां पर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर सीधे ही वेब ब्राउजर में कोड की फंक्शनैलिटी का प्रभाव देख सकते हैं। यही नहीं, वेब ब्राउजर में लोडेड किसी भी वेब पेज को इस कंसोल में जावास्क्रिप्ट लिखकर उस पेज पर जावास्क्रिप्ट कोड के इफेक्ट देखे जा सकते हैं। करके देखना। देखो ये सिंपल एक गूगल का पेज है, इस पे मैंने क्या करा, कंसोल खोला, सिंपल कौन सा खोला, डेवलपर ऑप्शंस खोल के वहां पर इसका एक कंसोल खुला। उस कंसोल में मैंने क्या लिख दिया, अलर्ट हेलो आई एम फ्रॉम द कंसोल। देखो यहाँ पे ये कंसोल खुला, इसका फायरफॉक्स का था, मैंने फायरफॉक्स में करा इसको। फिर यहाँ पे गए और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, अलर्ट हेलो आई एम फ्रॉम द कंसोल। फिर जैसे ही आप गूगल खोलोगे, जैसे ही गूगल खोलेगा देखो लिखा हुआ आएगा आपके सामने अपने आप। ठीक, इससे क्या समझ में आया, हमारी ये समझ में आया डेवलपर टूल है, इसका जो कंसोल है, आप इसमें कोई भी जावा स्क्रिप्ट छोटा सा कोड लिखकर उसका तुरंत प्रभाव देख सकते हो अपने वेब पेज। ठीक, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई बताओ डेवलपर टूल का जो कंसोल होता है उसका काम, व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल का ये काम है कि हम अपने कोड को कंसोल में लिखकर हैंड टू हैंड तुरंत के तुरंत उसका प्रभाव देख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट, ये ध्यान रखना। इंस्पेक्ट एलिमेंट, वेब पेज पर आप जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। अब ये एलिमेंट क्या है भाई, एलिमेंट का मतलब होता है जो भी आपको वेब पेज पे दिखाई पड़ता है वो सब एलिमेंट है। उस पर राइट क्लिक करो, आपका राइट क्लिक मेन्यू एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में खुल जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंस्पेक्ट सेलेक्ट करें, इससे इंस्पेक्टर कॉलम आपके सामने सेलेक्ट एलिमेंट के ऊपर या नीचे स्क्रॉल करेगा और इसके सोर्स कोड को हाईलाइट कर देगा। अब बात करते हैं किसकी, साइबर सिक्योरिटी की। भाई अगर हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट पे हमें सुरक्षा भी तो चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए बने हुए हैं प्यारे बच्चों कुछ नियम ना, आईटी साइबर एक्ट्स बनाए गए, इंडियन साइबर एक्ट्स भी हैं। अब किससे सिक्योर करना है आपको, साइबर हमलों से सिक्योर करना है आपको, वायरसेस से करना है, हैकर्स से करना है, फिशिंग उसका एक प्रकार है हैकिंग का, है ना। वायरसेस के थ्रू आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करा जा सकता है, वॉर्म्स के थ्रू करा जा सकता है, बहुत सारे तरीके। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने आप को साइबर हमलों से बचाकर रखना। ठीक, तो साइबर हमलों के प्रकार, सबसे पहला मेलवेयर्स। मेलवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरस, वॉर्म किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क में इस प्रकार के खतरों के आने का अधिकतर मुख्य स्रोत, लिंक और ईमेल अटैचमेंट को बोलते हैं मेलवेयर्स।
फिर होता है फिशिंग। इसमें सम्मानित संस्थाओं के नाम पर यूजर को ईमेल भेजी जाती हैं और निजी जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपसे मांग लेंगे, आप उन्हें दे दोगे और आपके अकाउंट खाली। उसके बाद आता है जीरो डे। इसमें हैकर द्वारा किसी सॉफ्टवेयर के लूप होल्स को निशाना बनाया जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर प्रकाशक को कोई अंदाजा नहीं होता और प्रकाशक द्वारा रिकवरी पाथ पैच निकालने से पहले ही सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से हैकर द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है। मैन द मिडिल, MITM अटैक, यानी भी दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही होती हैं या कम्युनिकेशन हो रहा होता है, के पास अटैकर के पास उसका कंट्रोल होता है, उसका यूजर को कोई अंदाजा नहीं लगता और सभी जानकारियां सीधे उसको मिल जाती हैं। इन सभी साइबर सिक्योरिटी हमलों के अलावा भी थ्रेट्स के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसे इंटरनेट यूजर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के फायदे: मैलवेयर से होने वाले नुकसानों से बचा सकते हो, डेटा को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। बाहरी सुरक्षा के साथ नेटवर्क यूजर्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जिससे अनचाही गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकती है। साइबर लॉ, भाई जैसे अगर हमारे आम जिंदगी में अगर कोई क्राइम होता है, उसको पकड़ने के लिए कौन है? पुलिस, है ना। इसी तरीके से अगर इंटरनेट पर कोई भी क्राइम होता है, उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। उस साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए होती है साइबर पुलिस। इसके लिए भी जैसे हमारे लिए लॉ बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, इसी तरीके से कुछ साइबर लॉ भी हैं। साइबर के लिए भी नियम बने हुए हैं, साइबर IT लॉ। वर्तमान समय कंप्यूटर युग के नाम से भी है। इसकी मुख्य वजह आए दिन हमारे क्रियाकलापों में कंप्यूटर की सहभागिता। कंप्यूटर में एक तरफ तो इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करके सुविधा प्रदान की जाती है, वहीं कुछ हैकर्स के द्वारा उस डेटा का दुरुपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर भी किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कानून बनाए, जिनको साइबर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए बने? ई कॉमर्स बिजनेसेस या ई बिजनेसेस को मजबूत ढांचा प्रदान करने। इंडिया में साइबर लॉ का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई बिजनेस को बढ़ावा देना है और कम साइबर सिक्योरिटी रिस्क के साथ अधिक से अधिक लोगों को ई बिजनेस से जोड़ना और ई कॉमर्स के स्कोप को बढ़ाना है। ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षा प्रदान करना साइबर क्राइम्स को कम करता है। इंडिया में साइबर लॉ IT एक्ट 2000 में समाहित है, यानी इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही साइबर लॉ की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं? सेक्शन 65, सेक्शन 66, 66A, 66B, 60C, 60D, 60F, सेक्शन 67, मतलब ये सारे इसके सेक्शंस हैं, एक धाराएं आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना। अब तक क्या था? ये थ्योरी था कि भैया साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेट क्या है, कहाँ से आया, फायदे क्या, नुकसान। अब आ जाओ HTML पर। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल क्यों करा गया? इसका इस्तेमाल करा गया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए। वेबसाइट कोई तो डिजाइन कर रहा होगा, वेबसाइट को बनाने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी, जो थी HT। और भी लैंग्वेजेस हैं HTML के साथ, और दूसरी लैंग्वेजेस भी मिलकर काम करती, देखेंगे आगे। CSS भी है ना। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूरे पेज का मेन ढांचा यही तैयार करता है, ठीक है। बिल्डिंग है HTML। जैसे भैया आपने क्या करा है, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? ईंटों की दीवारें खड़ी होंगी, लेंटर डलेगा, ये सारा काम HTML करता है। उसके बाद उन दीवारों पर लिसाई करना, पेंट करना, ये सब काम करने का काम करता है कौन? CSS। के बाद आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर भाई बहुत सारी चीज़ें लगाएं, फ्लावर्स लगेंगे, टीवी लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, वो सब आगे। लेकिन बेस कौन है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था पहला वेब पेज। किसमें बना था? HTML में बना था। हाइपर का मतलब सीक्वेंस। टेक्स्ट, वेब पेज के लिए टेक्स्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट ही वो इंफॉर्मेशन होता है जिससे वेब पेज के डिजाइन किया जाता है। मार्कअप टेक्स्ट के लेआउट और स्टाइल को फॉर्मेट करना होता है।
आप बॉडी के अंदर जिस लाइन को जिस फॉर्मेट में बदलना चाहते हो उसके टैग के द्वारा फॉर्मेट करके वेब पेज पर देख सकते हो। जैसे यदि आप किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहोगे तो टैग H1 के द्वारा मार्क करते हैं तो वह लिखा टेक्स्ट वेब पेज पर आपको बड़ा और बोल्ड दिखाई देगा। लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करी जाने वाली HTML क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप, HTML टाइप, हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट। ये देखो, ये इसका क्या है? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। आप अगर HTML का कोई भी कोड लिखोगे सबसे पहले ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप, फिर HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, और बॉडी के अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है वो सब बॉडी के अंदर लिखा है। ठीक है। हेड का मतलब है यहाँ पे हेडिंग। अगर आप अपने वेब पेज को कोई हेडिंग देना चाहते हो, जब भी आप कोई वेब पेज खोलो, google.com खोलो, जैसे ही खोलोगे सबसे ऊपर टास्क बार में लिखा हुआ आता है ना, दैट इज योर हेडिंग। उसके बाद जो उस पेज पे काम करना है या कुछ भी आपको लगाना है वो सब बॉडी के अंदर। डन? समझ में आ गया? ये क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी किसी भी HTML कोड का। तो सबसे ऊपर क्या था? डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट एलिमेंट का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट टाइप। इस टैग से हमें क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML का वर्जन, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। डॉक्यूमेंट टाइप कंप्यूटर को बताता है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, और HTML वर्जन से हमें HTML वर्जन की जानकारी मिलती है। इस HTML डॉक्यूमेंट में HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जैसे ये देखो सबसे ऊपर। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आ गया? HTML। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ओपनिंग टैग होता है HTML, और HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, इन्हीं के बीच में सारा काम करा जाएगा। हेड एलिमेंट मैं आपको बता चुका। जैसे आपने क्या लिखा, हेड के बीच में क्या दोगे आप? टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल माई फर्स्ट HTML तो आ गया ना। उसके बाद हमने क्या करा, इस बॉडी टैग के अंदर आए H1 फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, फिर पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ लिखा। डन? समझ में आया? ये तो हेड एलिमेंट था। बॉडी एलिमेंट भी बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं HTML लिस्ट की। HTML लिस्ट क्या है? आपने देखे होंगे भाई, मेन्यू देखा है आपने? एक किसी भी होटल में गए, मेन्यू तो ऊपर लिखा है इंडियन, अब उस इंडियन के अंदर ऑप्शंस है ना, तो ये होती है लिस्ट। लिस्ट दो तरीके की होंगी, ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI का एलिमेंट का पूरा। ये क्या है? ये बेसिकली इसका एलिमेंट है। UL एलिमेंट ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है, और LI क्या है? वो एलिमेंट है लिस्ट का आइटम। उस लिस्ट में आपको जो आइटम ऐड करना है लिखोगे ना, वो LI से जुड़ेगा। इससे क्या पता लगेगा कि किस टाइप की लिस्ट है? इससे क्या पता लगेगा किस टाइप की लिस्ट है? इससे क्या पता लगेगा कि उस लिस्ट में कौन कौन से आइटम। देखो जैसे ये, अच्छा अभी एलिमेंट और है DL। DL क्या है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट एलिमेंट के द्वारा डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करता है। DD मतलब डेफिनेशन टर्म, DD एलिमेंट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। चलो अब देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड। ये क्या है? लिस्ट के प्रकार। अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL टैग के द्वारा डिफाइन करते हो। इस टाइप की लिस्ट का उपयोग एक प्रकार की सूचना को बिना किसी तय क्रम के दिखाया जाना। जैसे ये देखो, सिंपल एक लाइन में सारे खुलते आ गए। दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे बनाया गया? देखो डॉक्यूमेंट टाइप, तब HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड में टाइटल जो भी आप देना चाह रहे हो, हेड क्लोज, फिर बॉडी, बॉडी के अंदर दिया गया सारा कोड। UL एक एलिमेंट है। UL एलिमेंट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मुझे कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल लिखना था, तो कौन सा एलिमेंट यूज करा? LI, लिस्ट ऑफ आइटम। LI का मतलब लिस्ट ऑफ आइटम, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल। देखो एक लिस्ट खुल के आ गई ना। डन?
समझ में आया? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होंगी? ये तो अनऑर्डर्ड थी। अच्छा सॉरी, चलो अभी देखो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ रहे हैं? सर्किल आ रहे हैं। अब मुझे सर्किल नहीं चाहिए भाई, इनसे पहले कुछ और अगर मैं लगाना चाहूं तो सर्किल लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो, डिस्क लगा सकते हो, या कुछ भी नहीं लगा सकते, तभी कर सकते हैं, कुछ नहीं लगाना मुझे। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लगाते हो तो सर्किल अपने आप आता ही, सर्किल बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, देखो यूएल टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, टाइप एक और उसका क्या हुआ, फीचर आ गया। अब क्या करा गया, पहले सिर्फ यूएल लिख रहे थे, यूएल से क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब क्या लिखा, यूएल का टाइप, टाइप क्या है, स्क्वायर। अब देखो अपने आप स्क्वायर बने हुए आ गए सब। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें क्रम देखने को मिल जाए, 1 2 3 लिखे हुए आ जाए। अनऑर्डर्ड में क्या था, बॉक्सेस आ रहे थे, सर्किल आ रहे थे ना। अब ऑर्डर्ड में क्या है, 1 2 3 आएगा, ABCD आएगा, ये क्रम जिसमें क्रम बना हुआ, वो पूरा का सारा सेम काम, बिल्कुल ऐसा का ऐसे कोड है। सिर्फ एक फर्क हो गया, जहां यूएल लिखा गया था वहां पे OL लिख दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जैसे उसमें टाइप थे ऐसे इसमें भी टाइप हैं। या टाइप बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आते हैं। आप अगर चेंज करना चाह रहे हो, कैपिटल ए अपर केस लेटर, स्मॉल ए लोअर लेटर, कैपिटल रोमन में लिखना हो अपर केस रोमन, स्मॉल आई लोअर केस, या फिर कुछ, मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया, टाइप इक्वल्स टू कैपिटल ए, इससे क्या होगा, सब बड़े अक्षरों में आ जाएंगे। स्मॉल ए लिख दूंगा, छोटे में आएंगे। दिख रहा है? डन, चलें आगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। देखो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट बनाएगी जहां पे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड चल रहे थे, वहां पे छोटे छोटे से सिर्फ पॉइंट्स में बातें आ रही, यहाँ पर पूरा का पूरा उसके अंदर आ रहा है। देखो HTML के अंदर लिखा हुआ है, CSS के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि उसकी डेफिनेशन दी गई है ना। आप डेफिनेशन लिखते हो ना, ऊपर एक लिख दिया, फिर उसकी डेफिनेशन सेम। क्या करा, DL डेटा लिस्ट, अंदर आ गया DT HTML DT से क्या हुआ, HTML लिखा गया, फिर DD, अब उसकी डेफिनेशन लिखी गई, ऐसे लिख, ठीक है, डन। मैंने कहा था बेटा ये, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो जितना इसको करके देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करके तो देख नहीं सकते, मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी बतानी है, सिर्फ कोड बता रहा हूँ, इस कोड से क्या हो सकता है ना, सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेस्टेड HTML लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड भी हो सकता है। देखो ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट, कैसे बनाई गई, ऐसे बनाई, सबसे ऊपर बनाई ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बंद, तो मतलब 1 2 3 लिखे हुए अपने आप ही आने वाले हैं। लिस्ट ऑफ आइटम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर आकर टैब दबाया, यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो पहले ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, HTML और PHP, फिर SECMS, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में वर्डप्रेस और ब्लॉग। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, जहां भी लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही हो, वो ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी हो सकती हैं और अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड भी हो सकती हैं। अच्छा ये भी BR टैग क्या है, BR टैग होता है ब्रेक करने का काम करता है किसी भी लाइन को, क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये लाइन पूरी नहीं लिखनी हो, तो सिर्फ इतनी लिखूं और ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन आ जाए। जहां भी आपको नेक्स्ट लाइन लानी हो वहां पर BR टैग का इस्तेमाल कर दो। HTML में BR टैग एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग का मतलब जो सिर्फ खुलेगा। अब देखो एम्प्टी टैग किनको कहा जाता है, जिनकी क्लोजिंग ना हो, जैसे HTML टैग था, ऊपर स्टार्ट हुआ नीचे क्लोज हुआ, पैराग्राफ टैग है, स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, जो भी स्टार्ट और क्लोज हो रहे हैं वो एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी टैग है। ये स्टार्ट होता है, क्लोज करना इसको जरूरी नहीं है।
BR टैग को टेक्स्ट के बीच में डिफाइन किया जाता है। ये एक इनलाइन टैग है। HTML में BR टैग का कोई भी एंड टैग नहीं होता। जैसे ही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगली लाइन में हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अगली लाइन में अबाउट द वर्ड सो हाई। तो क्या करा, लिखो जहां भी नेक्स्ट लाइन में आना हो BR लिख दो, जहां भी नेक्स्ट लाइन में आना हो BR लिख दो। BR टैग इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में आने के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। और BR टैग एक एम्प्टी टैग होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा आता है, आपसे पूछा जाता है कि एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, एम्प्टी टैग की पहचान कैसे करोगे, उनका एम्प्टी टैग क्यों कहा जाता है। एम्प्टी टैग का हम लोग कहीं भी बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता, इसलिए इनको एम्प्टी टैग कहा जाता है। अगर आपको इंसर्ट करना हो, BR से क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन इंसर्ट हुई। अगर आपको स्पेस इंसर्ट करने हो तो देखो, अब मैंने कोड लिखा, मैंने देखो यहाँ लिखा प्रोडक्ट, इतना सारा स्पेस दिया, सारा स्पेस इतना, अब फिर यहाँ BR नेक्स्ट लाइन में। अब ऐसा लिखने से जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पर ये ऐसे ही दिखेगा, तो यहाँ मैंने कितना सारी स्पेस दे दे के लिखे, पर आउटपुट कैसा आया, आउटपुट ऐसा आया, प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी स्पेस स्पेस कुछ नहीं हुआ। BR से नेक्स्ट लाइन तो आ गई, पर जितने स्पेस मैंने दिए थे वो नहीं आए। तो अब अगर मुझे स्पेस इंसर्ट करना हो तो कैसे करा जाएगा, पहला है प्री टैग के इस्तेमाल से। ये देखो ये आ गया प्री टैग, हमने यहाँ पे क्या दिया, प्री टैग दिया यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप जितने स्पेस दोगे वो एज इट इज स्पेस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, बिना प्री टैग के नहीं दिख रहे थे। तो प्री टैग के इस्तेमाल से स्पेस इंसर्ट करना, प्री टैग के इस्तेमाल से दो टेक्स्टों के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस दिया जा सकता है। इसके अलावा टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी BR लिखा, BR लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसमें स्पेस भी यूज होते हैं, एंटर भी यूज होते हैं। जैसा भी आप प्री के अंदर लिख दोगे, स्पेस देके एंटर दबा के वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। डन, तो प्री टैग समझ में आ गया। दूसरा तरीका ENSP या EMSP का इस्तेमाल होता। NBSP एक स्पेस देने के लिए, ENPS दो स्पेस देने के लिए, EMPS चार स्पेस देने के लिए। एक से ज्यादा बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो NBSP, ये कैसे टैग हैं ये भी ध्यान रखना, कैसे टैग आ गए, क्या ये टैग हैं, नहीं ये टैग नहीं है। टैग का क्या पहचान होती है, टैग की पहचान होती है कि वो हमेशा इन ब्रैकेट्स में लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब ये NBSP क्या कोई टैग है, ना जी कोई टैग नहीं है। ठीक, दिस इज अ BSP रेगुलर स्पेस। फिर ENSP EMSP, देखो यहाँ पर सिंपल स्पेस, एक स्पेस आया, फिर दो स्पेस आ गए, फिर चार स्पेस। डन, चलें आगे। HTML में बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, लो जी, इसके लिए कमांड होती है सिंपल, बॉडी BG कलर इक्वल्स टू उस कलर का नाम। एग्जाम्पल देखो नीचे, बॉडी BG कलर इक्वल्स टू रेड लिख दिया मैंने, इससे क्या होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लू। टाइटल JEE क्लासेस मेरिट, तो देखो इसका टाइटल क्या आया, JEE क्लासेस मेरिट। उसके बाद हेड में मैंने लिखा बॉडी BG कलर इक्वल्स टू ब्लू, बॉडी का पूरा कलर कैसा हो गया, ब्लू। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया ना, अब इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे चेंज करा देखो रेड, तो ये रेड हो गया। डन। फॉन्ट टैग, अब ये फॉन्ट टैग क्या काम करते हैं भाई, फॉन्ट्स को छोटा बड़ा करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। फॉन्ट का मतलब होता है जो आप लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड फॉन्ट, अक्षर जो है उसके ऊपर बहुत सारे वो करे जा सकते हैं। जैसे देखो, ठीक है ये तो सिंपल होता है इंसर्ट, ये है जी, आ जाओ। फॉन्ट का साइज इक्वल्स टू 5, कलर इक्वल्स टू येलो, हे आई एम लर्निंग। यानी फॉन्ट क्या है, एक टैग है,
ये क्या है, उस टैग की प्रॉपर्टी है। इसका साइज 5, इसका कलर येलो। देखो इसका साइज 5, इसका कलर येलो। इसके बाद बी आर, अगली लाइन में आ गए। फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 8, कलर कर दिया वाइट, जो लिखना था वो लिख दिया। साइज बड़ा हो गया, कलर वाइट हो गया। फॉन्ट के कलर भी चेंज करे जा सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से चेंज करे जा सकते हैं? फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी से करे जा सकते हैं। फॉन्ट एक टैग है और साइज और कलर उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा जी, div और स्पैन टैग ये क्या है? स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है, देखो ये एक पूरी लाइन लिखी हुई है, इस पूरी लाइन में मुझे बीच में सिर्फ ये 2 कलर चेंज करने थे, पूरी लाइन का कलर चेंज नहीं करना था। इसके बीच में किसी एक एलिमेंट का कलर चेंज करना है बस, ब्लू और रेड। ये कौन सा टैग है? स्पैन टैग। देखो स्पैन टैग, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट इज स्पैन। स्पैन एक टैग है। फिर फॉन्ट का कलर मैंने ब्लू कर दिया, फॉन्ट स्पैन को क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करा, प्रॉपर्टी सारी जो पहले लगाई थी इस पे ब्लू वगैरह की वो सब खत्म। अब लिखा मैंने एंड, तो एंड लिखा गया नॉर्मल तरीके। फिर मैंने स्पैन यूज करा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, अब रेड हो गया फॉन्ट का कलर, और फिर फॉन्ट क्लोज कर दिया। तो समझ में आ रहा है? यहां से स्टार्ट स्पैन टैग ये स्टार्ट हुआ, ये स्पैन टैग स्टार्ट हुआ, ये स्पैन टैग क्लोज हो गया। ये स्पैन टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्पैन टैग क्लोज हो गया। एंड दोनों स्पैन के बीच में आ रहा है, इसलिए देखो एंड ब्लैक है, बाकी ये ब्लू और रेड है। आया? स्पैन टैग क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। अगर किसी भी कोड बीच में आपको कलर चेंज करने हो तो स्पैन टैग का यूज कर सकते। डिव टैग क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हमेशा नई लाइन से शुरू होता है, यानी वेब पेज की पूरी लाइन को ये कवर करता है, चाहे इसमें कंटेंट कम हो या ज़्यादा। स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, ये उतनी ही जगह लेता है जितना इसको कंटेंट की ज़रूरत होती है। एक नई लाइन से शुरू होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे ये देखो, मैंने डिव टैग से स्टार्ट करा और डिव क्लोज कर, डिव स्टार्ट करा, डिव क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे पूरी की पूरी लाइन ही कवर होने वाली है। ठीक, तो ये क्या है? डिव टैग। देखो दोनों में फर्क, ये अलग अलग दिख रहे हैं। डिव टैग से पूरी की पूरी लाइन ही कवर हो रही है, पूरा का पूरा अक्षर, उसके ऊपर पूरी लाइन आ जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अभी हमने एक फॉन्ट पढ़ा था। फॉन्ट में क्या हो रहा था? फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का कलर चेंज करा जा सकता है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट का मतलब जो आप लिख रहे हो। अब देखो लिखे हुए के लिए क्या कर सकते हैं? आप उसको बोल्ड कर सकते हो, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, आप उसको सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट कर सकते हो। ये सब क्या है? ये उसकी फॉर्मेटिंग के टैग हैं। बोल्ड अभी आगे दिखाते हैं। दोनों में देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक काम करते हैं, इटैलिक और इम्फेसाइज एक ही काम करता है, स्ट्राइक अंडरलाइन अलग है। डन, चलो देखते हैं आगे। ये देखिए, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये मैंने देखो बोल्ड, वो बोल्ड। हमने एक टैग का इस्तेमाल करा
बोल्ड टैग का, जहां भी मैंने बोल्ड टैग लिख दिया उससे देखो ये क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, डार्क। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, बोल्ड का मतलब थोड़ा सा डार्क होके लिखा गया। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, जो काम बोल्ड का था वही काम स्ट्रॉन्ग का है। बोल्ड क्या कर रहा था, आपके लिखे हुए टेक्स्ट को हाईलाइट थोड़ा डार्क कर रहा था, वही काम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया, स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिखा दिस इज ए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, क्या हुआ, डार्क हो गया। जो बोल्ड ने करा था वही स्ट्रॉन्ग ने करा है। फिर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में दोनों में क्या फर्क है, अगर दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं तो यदि आपका शब्द अन्य शब्दों की तुलना में इंपॉर्टेंट है तो आप स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज करो, अन्यथा बोल्ड एलिमेंट। काम दोनों का सेम है, सिर्फ टेक्स्ट को डार्क करके दिखाना। डन। इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक से क्या होगा, हल्का सा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। दिस इज योर इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक टैग का इस्तेमाल करा। इटैलिक टैग से क्या होगा, जो भी आप लिख रहे हो वो हल्का सा तिरछा हो जाता है। तो जैसे इटैलिक काम करता है ऐसे ही एम्फेसाइज्ड भी वही काम करता है, सेम। फिर दोनों में अगर अंतर पूछा जाएगा, वही अंतर यहाँ पे है। अगर बोल्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग में किया था, आपके टेक्स्ट की इंपॉर्टेंट है या अन्य टेक्स्टों की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एम्फेसाइज टैग का यूज करो, नहीं तो आप इटैलिक एलिमेंट का यूज करो। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन, उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन खींची हुई आ जाएगी। देखो ये अंडरलाइन टैग। अब मैं पूरा कोड नहीं समझा रहा, पूरा कोड तो सब कोड सारे सेम है, सिर्फ ये टैग चेंज होते जा रहे हैं बस। ठीक, यू लिख दिया तो अंडरलाइन आ गया। मार्क टेक्स्ट के लिए मार्क लिख दो। डिलीटेड टेक्स्ट, आपको दिखाना है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ क्या है, ये डिलीट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है तो डिलीट। स्ट्राइक थ्रू से भी वही काम हो रहा था, स्ट्राइक थ्रू से भी तो पूरी लाइन के बीचों बीच कटा हुआ आ रही थी, एक लाइन आ रही थी, वही काम डिलीट से भी हो रहा है। ठीक। इंसर्टेड टेक्स्ट, अंडरलाइन से भी आप यही काम कर रहे थे। सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है भाई, सुपर स्क्रिप्ट होता है एक्स स्क्वायर, ये जो टू ऊपर गया दिस इज योर सुपर स्क्रिप्ट। तो अगर आप ऐसा कहीं भी कुछ लिखना चाह रहे हो, एक्स स्क्वायर लिखना होगा, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, सुपर टैग का, SUP टैग का यूज करोगे। देखो तो सुपर स्क्रिप्ट पहुंच गया ना ऊपर थोड़ा सा। अगर एक्स स्क्वायर लिखना होगा तो क्या करूं, फिर एक्स, फिर सुपर, फिर 2 लिख दूंगा, क्लोज कर दो और बंद कर दो, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। सब स्क्रिप्ट नीचे लाने के लिए, ये जो 2 है ये सब स्क्रिप्ट, अगर किसी भी टेक्स्ट को नीचे लेके आना है तो आप सब स्क्रिप्ट। डन। बिगर टेक्स्ट, नॉर्मल साइज से बड़ा टेक्स्ट, तो बिग, ये देखो हो गया ना बिग बड़ा। एक बोल्ड से क्या हो रहा था, बोल्ड से डार्क हो रहा था, बिग से क्या हो रहा है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, नॉर्मल फॉन्ट से उसका साइज बड़ा है। स्मॉल टेक्स्ट छोटा हो जाएगा तेरा टैग। ठीक है। आपको ये सारे नोट्स भी मिलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ हमारे, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये क्लास खत्म होने के बाद आपको ये पूरी की पूरी PDF एज, ठीक है, ताकि आप इनको पढ़ पाओ। नॉर्मली मतलब बिना कोड को देखे समझ पाना मुश्किल रहेगा ना, इसमें कोड वगैरह आपको सारे लिखे लिखाए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, CSS की। CSS बताया था अभी। HTML से क्या हुआ, HTML से एक पेज का डिजाइन हुआ। अब उस पेज को सुंदर बनाना है, कलरफुल करना है ना, वो कलरफुल करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे अब, CSS का। CSS इज योर कास्केड स्टाइल। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को एक आकार मिलता है और CSS के इस्तेमाल से वेब पेज को एक नया और आकर्षक रूप मिलता है। CSS जैसे HTML की उत्पत्ति किसने करी थी, टिम बर्नर
लीन है। इसी तरीके से CSS के जनक किसको कहा गया? हैकॉन व्योम ली। इन्होंने ही सबसे पहले 1994 में CSS रूल्स को बनाया था और उसके बाद W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा CSS लेवल 1 को दिसंबर 1900 प्रकाशित किया गया। ये CSS का पहला वर्जन था, अब तो बहुत सारे वर्जन आ ना। CSS3 CSS5 भी आ रहा है अब तो आपकी बुक में। CSS2 CSS3 तक अपडेटेड है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकल लेवल पे जाके काम करोगे तो CSS5 भी है। मैं अगर किसी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ या मैं कोई डेवलप कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं CSS5 का यूज़ करता हूँ। वेब डेवलपमेंट ही करता हूँ ना, PHP की हेल्प से, HTML की हेल्प से। लेकिन देखो फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ बेटा, बिना प्रैक्टिकल के करे आपको कुछ नहीं। थ्योरी तो बुक्स में है लिखी हुई, अगर तुम लोग सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डीप पढ़ो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोगों ने कंप्यूटर, तुम ही जैसे बच्चे आगे चल के सॉफ्टवेयर नहीं ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल ढंग से सीखो, प्रैक्टिकल ढंग से मजबूत कर लो। अच्छा ये अब देख लेते हैं CSS के प्रकार। CSS बेटा तीन तरीके का, कौन कौन सा? इनलाइन स्टाइल शीट है, एम्बेडेड और इंटरनल है, और एक्सटर्नल है। आसान से तीन समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल है तो देखते हैं एक बार। इनलाइन का मतलब होता है अपना जो भी हमने पेज लिखा, जहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ी वहीं पे CSS बना लिया तुरंत के तुरंत। एम्बेडेड इंटरनल स्टाइल शीट क्या है? मैंने पहले से एक डिज़ाइन बना के रख लिया, जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इंटरनल है ना। बार बार जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैंने एक पैराग्राफ का डिज़ाइन बना के रख लिया, मैं चाह रहा हूँ जहाँ भी मैं पैराग्राफ लिखूँ ये डिज़ाइन अपने आप लग जाए, हर बार ना लिखना पड़े मुझे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। इनलाइन, जहाँ भी मैं लिख रहा हूँ तुरंत के तुरंत जरूरत पड़ी तुरंत लिख लिया, तुरंत यूज, ये इनलाइन है। एक्सटर्नल क्या है? मैंने बनाया पूरी की पूरी एक शीट बना के अलग रख दी, अब जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं बाहर है एक प्रोग्राम फाइल बनाई CSS नाम से, उसको बाहर रख दिया। अब मैं दूसरी फाइल में काम कर रहा हूँ, जो उस फाइल में उस पहले वाले कोड की जरूरत है, तो क्या करूँगा? सिर्फ उसका कोड लिख के उसको वहाँ से एज इट इज इंसर्ट कर सकता हूँ। इसे कहते हैं एक्सटर्नल शीट। CSS की क्या विशेषताएं हैं? CSS एनिमेशन और ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, बहुत सारा टाइम बचता है, पेज जो लोड होता है आपका वो फास्ट हो जाता है, मेंटेनेंस इसका इजी है, और मल्टीपल डिवाइस के लिए कॉम्पिटेबल। CSS रूल के सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या भैया? ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर के नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद ये होती है प्रॉपर्टी, ये होती है वैल्यू। देखते हैं आगे। तो जी सेलेक्टर मैंने अभी बता दिया आपको, एक शब्द है, एक शब्द समूह है, लेकिन आप जो भी इसको नाम लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो अपनी मर्जी से दे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे पी किस लिए यूज करा? पैराग्राफ के लिए यूज कर रखा है। मैं चाह रहा हूं कि जहां भी मैं पी को यूज करूं, पैराग्राफ टैग लिखूं या पी लिख दूं, वहां पर उसका कलर रेड हो जाना चाहिए और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 हो जाना चाहिए। अब मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी पैराग्राफ लिखूंगा या पी लिख दूंगा, उस पी का मतलब है वहां पे कलर रेड और फॉन्ट का साइज 16। जब आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पी एलिमेंट होंगे उन सब पर ये CSS रूल अप्लाई हो जाएगा। आप एक ही स्टाइल रूल में एक से ज्यादा डिक्लेरेशन लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो डिक्लेरेशन लिख रखी हैं, कलर भी लिख रखा है और फॉन्ट साइज भी लिख रखा है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे हाइट, विड्थ, कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन और पैडिंग। इनलाइन CSS क्या है? इनलाइन CSS एक लाइन में CSS का उपयोग करने का तरीका है। नाम से पता चल गया, एक पंक्ति में। साधारण हिंदी भाषा में कहो तो यदि आपको HTML लाइन या पैराग्राफ में CSS का उपयोग करना हो तो आप CSS को एक div या एक ही HTML टैग के साथ CSS का उपयोग कर सकते हो। तो जैसे ये हेड div, div में आके मैंने क्या लिखा? स्टाइल की हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रे और कलर व्हाइट। आ गया ना पूरा का पूरा? ग्रे कलर हो गया,
वाइट रंग हो गया बैकग्राउंड की, हाइट भी मैंने बताई थी, कि विड्थ भी मैंने बताई थी, तो जो भी मैं यहाँ लिखता गया वो सब फिट हो गया ना इस पे। फिर पैराग्राफ स्टाइल कलर येलो, देखो येलो से लिखा गया, दिस इज अ पैराग्राफ फिट। ये क्या है, ये इनलाइन टैग। अब बात करते हैं इंटरनल टैग की। HTML पेज पर CSS को बनाकर उपयोग करना, इसका अर्थ है हम HTML हेड टैग के अंदर एक CSS बनाएंगे और क्लास और आईडी को कॉल करके इसका उपयोग करेंगे। इंटरनल CSS का मतलब है HTML हेड में CSS बनाना और उसी पेज में यूज करना। तो ये देखो हेड टैग के अंदर आ गए, हमने स्टाइल का एक टैग बनाया, ये स्टार्ट ये क्लोज, डॉट हेडर क्लास क्रिएट करी, इसमें मैंने इसकी हाइट वेड्थ बैकग्राउंड कलर वाइट ये सब यहाँ डिफाइन कर, ठीक। फिर एक पैराग्राफ बना रखा है मैंने, फिर कलर येलो यूज कर। अब यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ, सेव क्लास हेड वेलकम टू आवर वेबसाइट। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर कॉल करा, हेडर कॉल होती है देखो हाइट वाइट सब अपने आप सेट हो गई, ठीक। वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा गया बड़ा, दिस इज द पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ लिखोगे पी लिखा, पी लिखते ही येलो हो गया कलर, ठीक। तो जैसे मुझे जहां जो भी मैं क्लास यूज करूंगा, जो भी डॉट वाले होंगे ये क्लास के फंक्शंस हैं, पल हैं, ये हमारे एक्सटर्नल CSS क्या है, ये तीसरा प्रकार है जिसमें CSS को एक अलग फाइल बना दी जाती है और उस फाइल को HTML पेज को लिंक दे दिया जाता है, जैसे ये देखो, सॉरी, तो इनलाइन का ही कोड है। एक्सटर्नल का कोड है सिंपल कि मैंने एक पेज बनाया, अलग पेज एक फाइल बना के रख दी, मैं उस फाइल को जहां भी यूज करना चाहूंगा सिर्फ उस फाइल का क्या करूंगा, वहां पे पाथ बता दूंगा, फाइल के पाथ से वो कोड अपने आप ही वहां पे इंसर्ट हो जाएगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं HTML फॉर्म्स की। भाई ये फॉर्म क्या है, सिंपल फॉर्म, जैसे आप लोग भाई देखते भी होंगे फॉर्म भरवाए जाते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, आपका नाम आपकी क्लास अपना फीडबैक दे दो, रिमार्क दे दो, स्टार्स दे दो, ये फॉर्म है, ठीक। फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म एलिमेंट से क्रिएट करा जाता है, देखो फॉर्म टैग का इस्तेमाल करा गया इनपुट लेने के लिए, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट हम फर्स्ट नेम, इसी तरीके से अगली लाइन में फिर लास्ट नेम लिखा हुआ आया, इनपुट टाइप में फिर से टेक्स्ट दे दिया, तो बॉक्स देखो वो अपने आप, ठीक है। बटन बनाने के लिए टाइप इक्वल्स टू बटन, चेक बॉक्स बनाने के लिए चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, रेडियो बटन्स के लिए रेडियो बटन का यूज करोगे, ये सब अब आपका कोडिंग का पार्ट है। फोकस क्या है, इस क्लास के द्वारा एलिमेंट की फोकस स्टेज को टारगेट किया जाता है, अधिकतर इसका इस्तेमाल फॉर्म एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट को टारगेट करने के लिए करते हैं, जैसे ये अभी देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल दिख रहा है देखो, है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पे नेम लिखना स्टार्ट करूँ तो ये ब्लैक कलर से आउटलाइन होके आ गया ना, तो ये क्या है, ये फोकस टैग है, तो क्या हुआ, ये फोकस हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, टारगेट की। href को URL को हैश के साथ भी लिख सकते हो, URL किसी भी पर्टिकुलर आईडी को टारगेट करता है, चलो जी, तो ये तो नॉर्मल लिंक्स हैं, वर्ल्ड सब आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, ऑफ रेंज, चलिए आउट ऑफ रेंज देखो क्या होता है, ये भी एक क्लास है, यहाँ भी ये डबल कॉलम्स लगे हुए आ जाए ना, ये सब क्लासेस हैं। तो आउट ऑफ रेंज क्या है, इस क्लास के द्वारा उन एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं जो आउट ऑफ रेंज, जैसे किसी से पूछा गया आपका फोन नंबर लिख दीजिए, फोन नंबर में कितने अंक होंगे, 10, अब किसी ने अगर उसमें 11 अंक लिख दिए तो वो लेना ही नहीं चाहिए, एरर दिखा देनी चाहिए ना, ऐसा कुछ। जैसे ये मैंने लिखा
0 से 10 तक की संख्या लिखो। 9, जैसे ही वो यहाँ 11 लिखेगा रेड हो गया। कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10। क्या करा हमने? इसमें एक लिमिट लगा दी कि यहीं तक लिखा जाए, इससे जैसे ही बड़ा होगा तुरंत उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? देखो, टेक्स्ट में उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब पढ़े थे। अब टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है भाई। टेक्स्ट के कलर भी चेंज होंगे ना, टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज होगा, स्टाइल भी चेंज होंगे। तो जैसे आप टेक्स्ट का कलर, डेकोरेशन, वर्ड के बीच में स्पेस, स्टाइल सब आप अपने अनुसार बदल सकते हो। सबसे पहली कलर प्रॉपर्टी, किसी भी टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है, कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा जाएगा। स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। ठीक, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। मैं सिर्फ इनको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरे में ये कोड इंपॉर्टेंट। जहाँ भी मैं पैराग्राफ लिखूंगा ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ जाएगा। बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो, अगर आप बैकग्राउंड में इमेज पूरे में क्या करना होगा? बैकग्राउंड इमेज का पूरा यूआरएल दे दो। यूआरएल मतलब वो इमेज जहां भी आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है उसका कोई पाथ होगा ना। जैसे मैंने दिया कि डी ड्राइव में इमेज 1 पीएनजी नाम की एक फाइल है, वहां से उठाओ। ये क्या था? ये एक पाथ है। जहां भी आपके पास इमेज पड़ी हो वो पाथ दे दो, वो इमेज पूरी की पूरी उठ के यहाँ बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना। इसको आप वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, पूरी इमेज बैकग्राउंड में पूरी बड़ी इमेज थी है, पूरी की पूरी बैकग्राउंड में बड़ी लग गई। मैं तो पूरी बड़ी नहीं लगाना चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिपीट होती रहे। तो उसके लिए क्या करा गया? 3 तरीके से, पहला रिपीट, नॉन रिपीट, रिपीट एक्स वाई। रिपीट एक्स, एक्स एक्सिस पे, रिपीट वाई, वाई एक्सिस। जैसे ये बैकग्राउंड इमेज, पूरी इमेज दे दी। बैकग्राउंड रिपीट मैंने यहाँ पे दिया रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल में रिपीट होती है, वहां तक जितना भी बड़ा पेज कर दोगे उतने ही बड़े पेज पे वो अपने आप रिपीट हो जाएगी। ठीक, टेक्स्ट की डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये 2 तरीके से हो सकती है। जैसे ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करना, ये है राइट टू लेफ्ट, ये अलाइनमेंट है। बेसिकली अलाइनमेंट है। अगर आपने एमएस वर्ड में काम करा हो या किसी टेक्स्ट एडिटर पे काम करा हो, जब आप लिखते हो तो लेफ्ट से लिखते हो ना, कहीं कहीं होता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट। ये अलाइनमेंट है। आप इनको यहाँ पे कैसे दे सकते हो? ऐसे दे सकते हो। यहाँ पे RTL लिख रखा है, RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट, सीधे से आ गया, सीधे से उल्टे की तरफ। यहाँ पे मैंने दिया है LTR, LTR मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो सिंपल कोड है। अगर तुम्हें कोड पता है किस कोड से क्या हो रहा है, तुम आराम से लिख दो। बेस क्या था, CSS क्या होता है, ये CS के अंदर के एलिमेंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर। इन तीनों को अलाइन करने के लिए क्या लिखा गया? टेक्स्ट अलाइंड लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइंड सेंटर, टेक्स्ट अलाइंड। ये अलाइनमेंट आ गए। ये लेफ्ट अलाइंड है, अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड। लेटर स्पेसिंग, ये देखो, लेटर्स के बीच में अगर स्पेस देना हो तो क्या प्रॉपर्टी है?
लेटर स्पेसिंग पिक्सल्स में दिए जाते हैं, 5, 8, 10, जितने पिक्सल बढ़ाते जाओगे इनके बीच में बढ़ता चला जाए। जब स्पेस बढ़ा सकते हो टेक्स्ट के अक्षरों के बीच में और वर्ड्स के बीच में अगर बढ़ाना हो तो वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। वर्ड स्पेसिंग पिक्सल्स बढ़ा दो, जितने पिक्सल्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा वर्ड्स के बीच में स्पेस आते चले। टेक्स्ट को डेकोरेट करना है भाई, ये लो, ऐसे तो हमने पहले भी पढ़े थे, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, वही सब यहाँ पे इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट की डेकोरेशन को कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट ओवरलाइन कर दी, डेकोरेशन इनलाइन थ्रू कर दी। तो नॉर्मल था, ये अंडरलाइन था, इसके ऊपर लाइन थी, ये बीचों बीच लाइन, इनलाइन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, अंडरलाइन, ओवरलाइन, इनलाइन थ्रू, इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अगर आपको चेंज करना हो तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना। स्टाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नन, यानी कुछ नहीं है, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, ये कैपिटलाइज। ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, जैसे आपने लिखा ऐसा कैसे ही आ गया, ये कैपिटल लेटर्स में चेंज हो गया, ये सारा स्मॉल लेटर्स में चेंज हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटलाइज का मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। डन। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट की शैडो प्रॉपर्टी, शैडो प्रॉपर्टी यानी टेक्स्ट के पीछे देखो हल्का सा आपको शैडो दिखाई पड़ रहा है, के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट शैडो, 3 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स, 3 और 2 क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखो मैंने हल्का सा इधर खिसकाया, वाई एक्सिस को आप पीछे कितना दिखाना चाह रहे हो, ये डिपेंड करता है एक्स और वाई एक्सिस। अब CSS में फॉन्ट की प्रॉपर्टी, फॉन्ट का कलर, साइज, वेट, वेट, ये सब फॉन्ट की प्रॉपर्टी है। फॉन्ट, फॉन्ट की फैमिली, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट का वेट। ये क्या है, सारे फॉन्ट्स के, तो फॉन्ट अलग हो गया ना। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक। नॉर्मल है, इटैलिक यानी हल्का सा, ऑब्लिक यानी कि हल्का सा धुंधला सा हो गया। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ऑब्लिक। मेन चीज क्या समझ में आनी चाहिए, फॉन्ट स्टाइल, ये जो स्टाइल है ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं ये क्या है, उस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, ये उसका एलिमेंट है। ठीक। फॉन्ट का वेट प्रॉपर्टी, वेट का मतलब है वो कितना, जैसे अभी हमने पहले क्या लिखा था, बोल्ड, बोल्ड लिखा था, बोल्ड से वो डार्क हो गया, और कितना डार्क, यहाँ पे आप वो डार्क भी डिफाइन कर सकते। ठीक है, देखो फॉन्ट का वेट नॉर्मल, फॉन्ट का वेट बोल्ड, ये देखो हो गया। कितना बोल्ड, फॉन्ट का वेट 700, नॉर्मल, जैसा आप लिख दोगे पिक्सल्स में वो उतना ही ज्यादा डार्क दिखाई पड़ेगा। ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज भी ऐसे कर सकते हैं आप, ये देखो 20 से शुरू हुआ, स्मॉल, एक्स स्मॉल, डबल एक्स, फिर स्मॉलर, मीडियम, लार्जर, एक्स लार्जर, डबल एक्स लार्जर, फिर लार्जर, फॉन्ट का साइज 300%, ये इनिशियल है। कैसे हो रहा है, सिर्फ फॉन्ट साइज में आपको ये चेंज कर, 20 पिक्सल, स्मॉल, एक्स, ये सब क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स। डन। फॉन्ट की साइज प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डन। अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट। ये जावा स्क्रिप्ट क्या है भाई, HTML से क्या हुआ, एक पेज बना, CSS से क्या हुआ, उसके ऊपर जो चीज़ लिखी गई थी उनमें डिज़ाइन चेंज हो गए, उनमें कलर आ गए, बोल्ड हो गए, डार्क हो गए, अंडरलाइन, यानी कि वो सुंदर बन गया। अब कौन आ गया, अब आ गया भैया जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जहाँ पे आपको लॉजिक्स लगाने होंगे,
अगर ऐसा है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, या जो आप अगर कुछ करवाना चाह रहे हो ना, तो जहाँ पे लॉजिक वाले काम हो जाए। अब तक क्या था, अब तक डिज़ाइन का काम, तो जावा क्या कर रही है, लॉजिक के काम करेगी। देखो कई सारे प्रोग्रामर्स जावा स्क्रिप्ट और जावा को एक दूसरे से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ पर जावा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहीं जावा स्क्रिप्ट केवल एक लाइट वेटेड स्क्रिप्टिंग है, सिंपल। दो प्रकार की, क्लाइंट साइड जावा और सर्वर साइड जावा। क्लाइंट साइड की जावा स्क्रिप्ट कौन सी है, जहां पर क्लाइंट काम, जावा साइड सर्वर साइड कौन सी, जहां पर सर्वर पे स्क्रिप्ट। ठीक है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो HTML वेब पेज को डिजाइन करा गया, CSS पे डिजाइंस लगाए गए, जावा स्क्रिप्ट पेज को इंटरेक्टिव बनाएगा, कुछ लॉजिक्स, जैसे यूजर किस बटन पर क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये सब किस में बताया गया, जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट के कोई उपयोग बताइए, का उपयोग इंटरेक्टिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग कुछ निम्न प्रकार के टास्क को, जैसे फॉर्म की वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, पॉपअप विंडोज, इमेज स्लाइडर, एनिमेशन। देखते हो ना किसी किसी वेबसाइट पर एनिमेशन चल रहे हैं, ब्राउजर्स चल रहे हैं, साइड में स्क्रॉलिंग चल रही है, ऊपर स्लाइड चल रही है इमेजेस की, ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है, पेज को इंटरेक्टिव बनाना, लॉजिक्स लगाने, ऑटो कंप्लीट करना। भाई आप कभी कभी फॉर्म भरते हो, ऊपर आपने अपनी ईमेल आईडी डाली, ईमेल आईडी डालते पूरा फॉर्म अपने आप फिल हो गया, किसकी वजह से, जावा स्क्रिप्ट। ब्राउजर डिटेक्शन, कुकीज, ये सब किसमें, जावा स्क्रिप्ट। कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, कोड एडिटर की और ब्राउजर की, कोई भी मॉडर्न ब्राउजर हो, दो चीज़ों से जावा स्क्रिप्ट काम कर सकती है। जावा स्क्रिप्ट के क्या लाभ, फास्ट एग्जीक्यूशन है, फास्ट इसलिए है क्योंकि ये क्लाइंट साइड पर रन हो रही है और ज़्यादा सर्वर इंटरेक्शन की। क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी मॉडर्न ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, किसी में भी काम करेगी। इजी टू लर्न और इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का क्या मतलब है, जावा स्क्रिप्ट को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की फाइल में वो इंसर्ट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के स्थान, सिक्योरिटी इश्यूज और जावा स्क्रिप्ट रिंग अलग अलग ब्राउजर पर अलग अलग तरीके से काम, इसके आउटपुट सभी प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि तुमने जावा स्क्रिप्ट अगर ब्राउजर फायरफॉक्स पे चल रहा है तो एक अलग चीज़ दिख रही है और क्रोम पे चलाया तो वहाँ पे एक अलग चीज़ दिख रही है, तो कंसिस्टेंट नहीं है, अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग रिजल्ट देती है। वेरिएबल्स का परिचय, भाई साहब अब ये वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स होता है जहाँ भी आपको कोई चीज़ स्टोर करनी हो, सेव करके रखनी हो, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली, वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़े। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरी वेरी करती रहे, अलग अलग हो, जब आपको जो रखनी हो वो रख लो, उनको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के नाम कैसे रख सकते हो आप, किसी भी लेटर से रखा जा सकता है, स्टार्टिंग लेटर से हो सकती है, अंडर स्कोर से, या डॉलर साइन से शुरू हो सकता है आपका। वेरिएबल के नाम में नंबर्स भी आप यूज कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स को केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। कैसे यूज करा जाएगा, वैर वेरिएबल नेम इक्वल की वैल्यू, वैर कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है। वैर कीवर्ड से इसको पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है। ठीक, अब देखो, वैर x इक्वल्स टू 10, वैर y इक्वल्स टू 20, वैर z इक्वल्स टू x प्लस वाई, दोनों जुड़ गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइटर z की वैल्यू प्रिंट कर दो, वही 30 प्रिंट। क्या हुआ, पेज में इंटरेक्शन आया, इंटरेक्टिव पेज बना, अब यहाँ पे लॉजिक लगने शुरू हो गए, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पे। जावा स्क्रिप्ट का क्या काम हुआ, लॉजिक्स लगा, है ना,
पेज को इंटरेक्टिव बनाना, यूजर के साथ इंटरेक्ट करना उसका काम है जावास्क्रिप्ट। दो तरीके के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल विद इन अ बॉडी यूज होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जहां आपका मन करे उनका वहां पे इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे ये अब लोकल वेरिएबल है, एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा, ये विद इन अ बॉडी यूज होगा, ए नाम का। मैं अगर इसका कहीं बाहर यूज करना चाहूँ मैं यूज नहीं करता, विद इन अ बॉडी यूज होता है। ठीक। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जिनका इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर लो। जैसे ये देखो, इसको फंक्शन से बाहर लिखा where a equals to 5, मैं इसे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता। ठीक। लेकिन अगर मैं इसको यहां लिख देता तब मैं इस ए का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में नहीं कर सकता था। मैं इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, बाहर भी। ठीक। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है भाई? किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। डेटा टाइप भी दो तरीके के, कौन कौन से? प्रीमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रीमिटिव डेटा। प्रीमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और अनडिफाइंड। स्ट्रिंग में कोई भी नाम अगर आपको रखना हो वो स्ट्रिंग में रखा जाए। नंबर आपको समझ में आ गया, 5 या -5, प्लस का हो या माइनस। बुलियन में हमेशा रखा जाता है ट्रू या फॉल्स। अनडिफाइंड जो डिफाइंड, आप कुछ भी रख सकते ना। अनडिफाइंड ये वो अनडिफाइंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट फाइंड ही नहीं होते। एक देखो वेरिएबल x इक्वल्स टू मनीषा, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स की सीरीज को स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्ट्रिंग कहते हैं, जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में लिखा जाता है। नंबर डेटा टाइप, अब नंबर्स पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं, दशमलव वाली संख्या, है ना। ये नंबर्स हो गए आपके। ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स लिया जाएगा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड में क्या है? जब डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो वो अनडिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अभी देखो मैं क्या करा, एक वेरिएबल लिखा, एक्स लिख दिया, लेकिन एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी, ना उसमें स्ट्रिंग है, ना उसमें नंबर है, ना उसमें बुलियन वैल्यू है, कोई ट्रू फॉल्स वाली कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या, डिफाइन तो हुआ और उसमें वैल्यू नहीं दी गई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने लगूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा? अनडिफाइंड, कि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अब आ जाओ नॉन प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरे या नल। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। चलो पहले नल को देख लेते हैं। नल क्या है? अनडिफाइंड की तरह ही होते हैं, मतलब नल डेटा टाइप और अनडिफाइंड डेटा टाइप दोनों ही सेम है। नल का डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट है और अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड। ठीक है। चलो फंक्शन डेटा टाइप, फंक्शन क्या है? ये कीवर्ड होता है। फंक्शंस हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, दो तरीके के फंक्शन, प्री डिफाइंड भी हैं, यूजर डिफाइंड। अगर मुझे एक फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब मुझे एक ही प्रोग्राम की जरूरत बार बार पड़ रही हो, एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ रहा हो, मैं उसका एक छोटा सा कोड बना के रख लूंगा, फंक्शन बना दूंगा और उस फंक्शन का यूज करता रहूँ। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करा जाता है। फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर लिया। दोनों में डिफाइन करना और कॉल करना, फंक्शन के दो स्टेज हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना और फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे हुआ डिक्लेयर, यहाँ से हुआ कॉल। एरे, एरे डेटा टाइप क्या है? जब मुझे एक ही जैसा डेटा किसी एक ही वेरिएबल में रखना हो, बहुत सारा डेटा एक ही वेरिएबल में रखना हो, मैं वहां पे एरे का इस्तेमाल। ये वेरिएबल कार, कार एक वेरिएबल बनाया, इसी कार में मैंने ऑडी, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, तो 3 वैल्यू स्टोर कर दी मैंने। ठीक है। एरे की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी है तो क्या लिखोगे?
array is a collection of similar data type. What is array? Array is a collection of similar. कैसे डिफाइन करा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें इंडेक्स हैं। अब इसमें मान लो मैंने 3 वैल्यूज दी हैं, उनको अपने इंडेक्स मिल गए, ये 0, ये 1, ये 2। अब मुझे अगर ये वॉल्वो प्रिंट करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल्स टू कार और उसका इंडेक्स बताओ, ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाए वॉल्वो। अगर मुझे ये ऑडी प्रिंट करना है तो मैं 0 बताऊंगा, मुझे BMW करना है तो यहाँ 2 लिख दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। वेरिएबल एक, और उसी एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करी जा सकती हैं, दिस इज कॉल्ड एरे। अब बात करते हैं भाई साहब ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन सब अर्थमेटिक। असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, चलो एक एक करके देखते हैं। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर निकालना। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वल्स टू क्या है? इक्वल्स टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है इसके राइट हैंड पे जो भी वैल्यू है ये उसको उठाएगा, लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। बीच में इस्तेमाल हुआ क्या? मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा? 5 को 2 से भाग करेगा, 2 दूनी 4 शेषफल। इससे क्या मिलता है? शेषफल। एक्सपोनेंट, डबल स्टार। डबल स्टार का क्या मतलब होता है? 5 की घात 2, 5 की पावर 2। जहां भी आपको घात या पावर यूज करनी हो वहां पे डबल स्टार, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स। अब आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? बताया था, इक्वल्स टू योर असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज कर लो, प्लस इक्वल्स टू, माइनस, डिवाइड इक्वल्स का क्या मतलब होता है? अगर ऐसे लिख दोगे इसका मतलब है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक। x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ना लिख के x प्लस इक्वल्स टू वाई लिख दोगे, देन इट विल बी ओके। अब भी ये वही काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के आपको एग्जांपल्स हैं। ये आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल इक्वल्स टू चेक करता है क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है। आइडेंटिकल चेक, ये भी इक्वली चेक कर रहा है। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल। ये हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को राइट हैंड से चेक करता है। क्या a बड़ा या बराबर है b के? क्या a बराबर है b के? क्या a छोटा है b से? क्या a बड़ा है b से? क्या चेक कर रहा है? लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को राइट हैंड वाले वेरिएबल से चेक कर। ये तो है ऑपरेटर, मतलब ये तो गोली है। अब गोली को किसी बंदूक में डाल के तो चलाओगे भाई। इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ करा जाएगा? इनका इस्तेमाल करा जाएगा प्यारे बच्चे। चलो पहले प्री डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। 2 तरीके के होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। जैसे प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए का मतलब है पहले जोड़ो फिर इस्तेमाल करो। ए प्लस प्लस, पहले ए की वैल्यू को यूज कर लो फिर बाद में ए में एक जोड़ना। ए प्लस प्लस का मतलब है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। प्लस प्लस ए का भी वही मतलब है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। फर्क कितना है? इसका फर्क यह है, प्री का मतलब पहले जोड़ दो फिर इस्तेमाल करो। इसका मतलब है पहले इस्तेमाल कर लो फिर बाद में जोड़ना ए में एक, ठीक है। ऐसे डिक्रीमेंट में। अब बात करते हैं किसकी? डिक्रीमेंट। अब आ गए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे 3 तरीके के, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और।
जहां भी एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होंगी वहां पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल, जैसे लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या करेगा, जहां भी दो कंडीशंस आ जाएं, जैसे एक्स एंड वाई, ये इसे चेक करेगा, इसे चेक करेगा, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं ये तभी आपको अंदर जाने देगा। और में क्या है, यह ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई सी एक ट्रू होनी चाहिए और में। और नॉट क्या है, ये सबसे नालायक बालक है। तुम इसे कहोगे ये ट्रू है तो ये इसे फॉल्स बना देगा, तुम इसे कहोगे ये फॉल्स है तो ये इसको ट्रू बना देगा। ये हमेशा उल्टा काम करता है, प्लस मतलब ट्रू को फॉल्स बनाएगा, फॉल्स को ट्रू बनाएगा। अब चलो जी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप स्टेट। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से हैं, इफ, एल्स और इफ एल्स, तीन तरीके के यहाँ पे ऑपरेटर आ रहे हैं। भाई अभी हमने क्या पढ़े थे, ऑपरेटर पढ़े, कौन से, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या थे, गोलियां थी, बंदूक की गोली थी, उस गोली को कहीं तो चलाओगे, उनको यूज करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट आए। कैसे इस्तेमाल होते हैं, ऐसे देखो, इफ लेट एज इक्वल्स टू 9, एज इज ग्रेटर देन 18, यदि एज 18 से ज्यादा है तो ये प्रिंट हो जाए लिखा हुआ, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यहां पर होता ये 17 तो ये प्रिंट नहीं होता। क्यों, मैंने इसके पहले कंडीशन लगा दी एक कि भाई साहब ये चेक कर लो क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है ये तभी प्रिंट होना चाहिए, अगर इसकी एज 18 से ज्यादा या बराबर है वो तभी प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इफ क्या था, यदि, यदि ऐसा है तो ये काम हो जाए, नहीं तो क्या हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें क्या था, यदि ये है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो क्या हो नहीं बताया गया। नहीं तो वाली कंडीशन जहां भी आ जाती है वहां पे हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स का। कैसे, देखो, यदि ये है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट हो जाए। तो जहां भी नहीं तो वाला ऑप्शन आ जाता है वहां पे एल्स का यूज करा। यदि उसकी एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट हो जाए कि वो एलिजिबल है, नहीं तो वो प्रिंट हो जाए कि वो नॉट एलिजिबल। यहाँ पे मैंने एज दी 12, चेक करा क्या 12 18 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होती वो एल्स में गया, क्या प्रिंट कर दिया, दैट यू आर नॉट। अब इफ एल्स इफ, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यदि ये है तो ये हो, नहीं तो फिर ये चेक कर लेना, नहीं तो फिर ये चेक कर लेना, कंडीशंस बहुत सारी मिल जाए, तो वहां पे चलता है इफ एल्स। नंबर, ठीक है, मार्क्स थे 86 दे, हमने कहा कि अगर उसके नंबर 90 से ज़्यादा हैं तो ए प्लस ग्रेड दे देना, अगर 80 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड दे देना, 70 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, नहीं तो सी ग्रेड। हमने उसके मार्क्स दिए 86, तो चेक करा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स होती कहाँ गया, एल्स इफ में गया, एल्स इफ में फिर चेक करा क्या 86 80 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, सर आया उसने प्रिंट कर दिया ग्रेड ए, और बाकी कुछ भी काम ठीक। समझ में आ गया, तो जहां भी एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी होंगी वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्स इफ का। अब बात करते हैं किसकी, लूप की। लूप क्या होता है, जब मुझे एक ही कोड बार बार रन करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, लूप का। तीन तरीके के लूप है हमारे पास, कौन कौन से, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तीनों के सिंटेक्स देख लेते हैं भाई। यह है फॉर लूप का सिंटेक्स। फॉर लूप कैसे चलता है, सबसे पहले यहां आएगा, कोई भी जो भी आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करा है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर अंदर, फिर यहाँ। अब ये इसी में घूमता रहेगा तब तक, जब तक कि ये जो टेस्ट है ये ट्रू रहेगा तब तक, ठीक। ये लूप चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक।
जैसे ये देखो, मैंने एक लूप लगाया, आई की वैल्यू 1 डिफाइन कर दी, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, अंदर आओ, प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, और बी आर, बी आर का मतलब नेक्स्ट लाइन, पहले आई की वैल्यू 1 थी, इसने 1 प्रिंट, फिर ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई में 1 का इंक्रीमेंट हो गया यानी 2, 2 भी छोटा है 10 से, 2 प्रिंट हो गया, 3, 3 भी छोटा है, 3 प्रिंट हो गया, 4, 4 भी छोटा है, प्रिंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही 11 हुआ, क्या 11 छोटा है 10 से, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते लूप के बाहर। आगे समझ में? ये था फॉर लूप। फॉर लूप की तरह ही व्हाइल लूप काम करता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर जो भी कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था कुछ नहीं होना, ये सिंपल कंडीशन अगर ट्रू है अंदर आओ, फिर यहां कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये लूप भी तब तक चलता रहेगा। देखो मैंने वेरिएबल आई जो मैंने फॉर लूप में स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहे थे ना, इससे ऊपर डिफाइन कर 10, इंक्रीमेंट हम फॉर लूप में यहाँ आगे करते थे, यहाँ मैंने अंदर कर दिया, काम इसका भी वही है, जैसे फॉर लूप काम कर रहा था ऐसे ही व्हाइल लूप भी काम करेगा। डू व्हाइल लूप, अब लूप कब चल रहे थे, अगर कंडीशन ट्रू थी तो लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, यही तो काम हो रहा था। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या है, एक बार तो चलेगा ही चलेगा, डू का मतलब करो, एक बार तो चलाओ ही, चाहे कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अंदर आया, जो भी कुछ काम करवाओगे फिर कंडीशन चेक कर, अगर ट्रू है तो फिर अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर ही आ जाएगा, एक बार तो चलेगा ही, इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, फंक्शन, ये बताया था फंक्शन क्या थे, फंक्शन एक कीवर्ड है, जब मुझे एक ही प्रोग्राम बार बार यूज करना है फंक्शन क्रिएट कर लेते, फंक्शन का सिंटेक्स, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कर सकते हैं। ये आपके मैंने कोशिश करी है कि लगभग लगभग आपके सारे इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दूं। तो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे, यहीं रोकेंगे, बाकी इस क्लास के आपको ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्लास को हम मिलते हैं बाद में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।